डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज जो मुज़ाकरात थे उनका एक आखिरी दौर था और इस सेशन के लिए और अब तवक्को ये की जा रही है कि 1.1 अरब डॉलर का जो कर्ज़ है वो मज़ीद जो इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट का हिस्सा था वो मिल जाएगा। आप समझते हैं कि इस बार ये मुज़ाकरात कुछ कंफर्टेबल माहौल में हुए हैं बनिस्बत पिछले जब मुज़ाकरात होते थे और उसमें शराइत और फिर शराइत पे शराइत खींचातानी वो चलती रहती थी, और इस बार कुछ IMF मुतमईन लग रहा है हुकूमत की कारकर्दगी से? देखिए जी, जब भी एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप होता है और जिसको कि अपनी मुआशी फैसला साजी में किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत का सामना नहीं करना पड़ता, तो यकीनन वहाँ पे हुकूमत जो है अपनी कमिटमेंट्स जो भी की होती है उसमें मल्टी नेशनल लैंडर्स के साथ, मल्टीलैटरल लैंडर्स के साथ पूरी कर सकती है। और चूँकि केयर टेकर सेटअप ने पिछले जो चंद माह में अच्छे तरीके से IMF के स्टैंड बाई एग्रीमेंट को लेके चले और उस पर जो भी कमिटमेंट थी वो पूरी करने की कोशिश की, तो काफ़ी तो है कि ये वाला जो लास्ट ट्रांच है पिछली दो ट्रांचेस की तरह इसकी रिलीज स्मूथ होगी और IMF का जो रिव्यू मिशन काफ़ी हद तक यहाँ से जी। अच्छा सुलैरी साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये 1.1 अरब जो डॉलर है इस कर्ज़े के लिए हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो शराइत आ रही हैं रिटेलर्स पे टैक्स, PTI के दौर में भी कोशिश की गई थी, शब्बर ज़ैदी साहब ने कोशिश की लेकिन वो नहीं अमली जामा पहनाया जा सका। एग्रीकल्चर पे टैक्स, रियल इस्टेट पे प्रॉपर्टी गेन टैक्स और उनको ट्रैक करना वज़ीर ख़जाना भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसमें रुकावट क्या आ जाती है? ये अभी तक नामुमकिन क्यों रहा है पाकिस्तान में? ये तमाम वो शोबे हैं जिनको कि IMF के हर प्रोग्राम में बार बार हाईलाइट किया जाता रहा कि ये ब्लैक होल है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। खा वो रिटेलर पे टैक्स है, वो रियल स्टेट पे टैक्स है, वो खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी है या वो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ है। तो ये किसी एक हुकूमत के साथ नहीं, बल्कि अगर आप देखें पिछले 5-6 IMF के प्रोग्राम, तो हर एक में एनर्जी सेक्टर डेट्स में इन चीज़ों की तरफ बार बार इशारा किया जाता रहा, लेकिन चूँकि या इनके इस्लाह के लिए कोई ना कोई टफ डिसीजन जो है वो लेना पड़ते हैं और सियासी हुकूमतें जो है वो जाहिर है कि वो इधर कोलिशन की मजबूरियों की वजह से या वोटर्स के प्रेशर की वजह से या फौरी तौर पे इलेक्शन में जाने के दबाव की वजह से वो ये फैसले नहीं ले पाए। और अब सूरत हाल ये आ गई कि अगर ये फैसले नहीं लेंगे तो IMF का अगला प्रोग्राम जो कि हमारे लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है वो नेगोशिएट करना, वो लेना मुश्किल हो जाएगा। तो लग ये रहा है कि इस दफ़ा अगला बजट जो होगा, जो कि IMF के अगले प्रोग्राम के लिए वो कुछ फ्रंट लोडिंग का काम देगा, यानी वो कुछ फैसले जो कि हुकूमत को करने हैं वो अगले बजट का हिस्सा बन रहे होंगे। तो यकीनन उसमें ये चीज़ें जो है ये भी आती हुई मैं देख रहा हूँ, ताकि IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो आ सके। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर IMF ना भी हो तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे कि अब तक काम हो जाना चाहिए था। यानी अगर हमारा रिटेल सेक्टर जो है वो अरबों रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमाता है और उस पर अगर उसको हज़ारों में जो है वो देना पड़ जाता है टैक्स, तो वो यकीनन वो टैक्स देना चाहिए उसको। मैं बात कर रहा हूँ शारमी मार्केट की, मैं बात कर रहा हूँ लिबर्टी मार्केट की, F6 की, F7 की, इस्लामाबाद में या कराची की जो बड़ी मार्केट्स हैं। तो अगर वहाँ पे रिटेल सेक्टर जो है वो अपनी आमदनी के मुताबिक, अपने रेवेन्यू के मुताबिक अगर वो टैक्स में कुछ हिस्सा डालता है तो यकीनन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। इसी तरह से अगर रियल स्टेट सेक्टर में जो होल्डिंग है वो फाइल सिर्फ चंद साल रख के उस पर प्रॉफिट लोग कमा रहे होते हैं, तो जाहिर है कि उस पर टैक्स देना हमारी कौमी जिम्मेदारी बनती है। और यही चीज़ इनकम और एग्रीकल्चर पे भी लागू होती है, यही चीज़ सर्विसेज सेक्टर पे भी लागू होती है। तो हमें भी नहसुल कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा कि हम टैक्स रेवेन्यू की तरफ कंट्रीब्यूट करें ताकि कर्ज़ों पे हमारा इन्हिसार जो है वो कम हो सके। वरना ये जो कर्ज है ये अल्टीमेटली ये जब भी आपकी जो है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट करती है तो तमाम सेविंग, खा वो रिटेल सेक्टर में है, खा वो रियल स्टेट सेक्टर में है, खा वो इनकम एंड एग्रीकल्चर है, तो आप देखते हैं कि जब 25-30% रुपया डेप्रिशिएट करता है साल में, तो वही 25-30% आपकी सेविंग भी डेप्रिशिएट कर जाती है।
और वजह ये होती है कि हमें कर्जा लेने के लिए सारे इकदाम लेने पड़ते हैं, तो वो बैलेंस जो है वो वहीं पे आ जाता है। आप टैक्स दें या टैक्स ना दें, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, तो हमें टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और होपफुली ये जो अगला प्रोग्राम होगा IMF का, उसमें ये कुछ चीज़ों पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आपको आती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा उसलैर साहब, लोग ये कहते हैं कि नंबर 1 22% आपने शरह सूद रखी हुई है, इसके साथ कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होती हैं, सनती तरक्की भी मुतासर होती है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, जब आप डायरेक्ट टैक्स की कोशिश भी करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स वापस नहीं लेते, कम नहीं करते या ख़त्म नहीं करते, तो वो एक दोहरा अजाब होता है। जो शोबे अब इस वक्त चल रहे हैं जिसमें रियल इस्टेट है या एक दो और कारोबार हैं, इन टैक्सों से आप उनको भी बंद करना चाहते हैं, तो क्या ये आसान है हुकूमत के लिए और इसके मुज़मरात क्या होंगे अगर ये टैक्स लगा दिए जाते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स वापस नहीं होते, शरह सूद यही कहीं रहती है, बिजली के नर्ख यही रहते हैं, तो क्या ये सनत चल सकती है, इन टैक्सों के साथ तिजारत चल सकती है? देखिए इस साल में तो आपको बिजली का नर्ख भी यही रहेंगे और शरह सूद जो है ये रमज़ान के बाद इसको मैं ग्रेजुअली कम होता हुआ देख रहा हूँ। आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है गो को उसमें शरह सूद को बरकरार रखा गया 22% पे, लेकिन एक बात जो हौसला अफजा है वो ये है कि ये इंडिकेशन मिल रही है कि चूँकि इन्फ्लेशन मुल्क में कम हो रही है और रमज़ान के बाद इसकी कमी जो है और इंशाल्लाह गंदम की एक बेहतर फसल आ जाने के बाद इसमें मज़ीद बेहतरी की तवक्को है, तो शरह सूद जो है ग्रेजुअली कम होगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में शरह सूद जो है वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए नहीं बल्कि वो डॉलराइजेशन को रोकने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आपको बैंक जो है वो 20-21% जो है वो सेविंग पे प्रॉफिट नहीं देता तो लोग जो है वो अंधाधुंध डॉलर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ती है। और चूँकि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है लिहाजा होता यह है कि रुपए की कीमत में मज़ीद गिरावट जो है वो आती जाती है। तो यहाँ पे जो शरह सूद को जब भी बुलंद किया जाता है तो बुनियादी तौर पे वो मुल्क की करेंसी के इस्तेहकाम के लिए किया जा रहा होता है। अगर IMF का ये जो है $1.1 बिलियन ये आ जाते हैं और उसके बाद अगला प्रोग्राम भी आ जाता है तो यकीनन पाकिस्तान में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उन पे एक प्रेशर कम होगा, जो कि दोबारा से इस बात की वो निशानदेही करता है कि शरह सूद में थोड़ी सी कमी जो है वो मुतवक्को है। रही बात जिन सेक्टर पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है तो वो रिटेल सेक्टर पे बात की जा रही है, इंडस्ट्री पे नहीं की जा रही, यानी होलसेलर पे और आपके रिटेलर पे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप सिर्फ ये आज ही के दिन पे देख लें कि मंडी का भाव क्या है, दाल का, चीनी का, आटे का, घी का, सब्जियों फलों का, और उसको रिटेल मार्केट में किस प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, और अगर वहाँ पे जो है वो टैक्सेशन की बात की जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बहुत ज़्यादा कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। कंज्यूमर तो पहले ही एक काफ़ी सारा उसका प्रेशर जो है बर्दाश्त कर रहा है। अगर आप सिर्फ थोक का और परचून का रेट का फ़र्क जो है वो देख लें तो अभी तो एक जो कि हर हुकूमत ने करने की कोशिश की, पिछली दफ़ा मिफ्ता इस्माइल ने भी करने की कोशिश की, शबर जैदी ने भी कोशिश की, और इससे पहले हुकूमतें भी कोशिश करती रही है कि एटलीस्ट रिटेल सेक्टर में यह आदत डाली जाए कि वो अपनी आमदनी और अपना जो अखराजात है उसको कहीं ना कहीं पे वो रिपोर्ट करने की कोशिश करें, इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। और अगर ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं तो यकीनन यही वो तरीके होंगे जो कि डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे। अदरवाइज FPR के लिए बड़ा आसान तरीका है कि सारा का सारा टैक्स या तो वो अभी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन पे वो डाल दे, या वो डायरेक्टली मोबाइल फ़ोनों पे और बाकी चीज़ों पे वो टैक्स पे वसूल करती चली जाए। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट टैक्सेशन में आने के लिए कुछ इस्लाहात हैं जिनका शायद 3 महीने 6 महीने में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर इसको परसू कर लिया जाए तो यकीनन आज से 4 महीने बाद जब हम बैठे होंगे इस साल के अख्ताम पे दिसंबर में तो यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसका जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है।